ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजरती जाती है। थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम, कभी धन की प्रॉब्लम, लेकिन जीवन सामान्य तरीके से चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसा घट जाता है जो उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल के रख देता है। कुछ ऐसी घटनाएं जिनके साथ डील कर पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी सिलसिले में मैं आज आप सभी के साथ सपना जी का केस शेयर कर रही हूँ। सपना जी लगभग 45 वर्षीय महिला हैं। उनकी शादी को भी लगभग 25 साल हो चुके हैं। सपना जी बताती हैं कि आज से लगभग 30 साल पहले, जिस समय आज की तरह का वक्त नहीं था, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल नहीं था, इतना इजीली लोग जैसे आज बात बात पर फ़ोटोज़ खींची जाती हैं, वीडियोज़ बनाई जाती हैं, इस तरह का ज़माना नहीं था। उस वक़्त में वो जब लगभग 15-16 वर्ष की थी, उनका एक लड़के के प्रति अट्रैक्शन हुआ। वो लड़का उनसे आयु में भी लगभग 10 साल बड़ा था और उनके पड़ोस में ही रहता था। सपना जी उस वक़्त बहुत छोटी आयु की थी और उस युवक पर बहुत भरोसा करती थी और उस युवक के द्वारा सपना जी के भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कुछ जो उनके अंतरंग पल थे, उनकी वीडियो कैप्चर कर ली गई और बहुत लंबे वक़्त तक उन वीडियोज़ और फ़ोटोज़ का डर दिखाकर वो लड़का सपना जी का इस्तेमाल करता रहा, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। ये सब कुछ लगभग साल भर चलता रहा और जब सपना जी के द्वारा ऐतराज़ जताया गया, तो कुछ कहा-सुनी के बाद उस लड़के के द्वारा उन वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को पब्लिक कर दिया गया और वो वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बिल्कुल सपना जी के, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारी, उनका बिल्कुल जो क्लोज़ उनके फ्रेंड्स थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके अड़ोस-पड़ोस के लोग थे, उन तक शेयर कर दी गई। ये लगभग 30 साल पुरानी बात है। उस वक़्त टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज के वक़्त में तो बात इससे काफ़ी बढ़ चुकी है। हम लोग खुद ही अपनी वीडियोज़, फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर इधर-उधर अपलोड करते रहते हैं और एआई के माध्यम से और इतनी सारी जो एडिटिंग ऐप्स हैं, उनके माध्यम से बहुत सरल है किसी भी व्यक्ति की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ का मिसयूज़ करना। लेकिन उस समय पर जो कुछ भी सपना जी के साथ हुआ, यहाँ से एक मुख्य उनके जीवन का पड़ाव शुरू होता है। वो कहती हैं कि ये वो दौर था जब मैं ही विक्टिम थी, इसके बावजूद मुझे ही ब्लेम किया जा रहा था। मैं ऑलरेडी दर्द में थी कि एक लड़का जो मुझसे प्यार का दावा करता था, जिसके प्रति मैं समर्पित थी, हर तरीके से, चाहे वो धन से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, जैसा भी मैं उसके लिए कर सकती थी, मैं उसके लिए करती थी। जब उसके द्वारा मेरे साथ ये किया गया तो मैं एक तरह से, हर तरह से अपने आप को चीटिड महसूस कर रही थी। वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो। और इतना बड़ा दर्द जिस समय पर मैं झेल रही थी, उस समय पर ना मेरा परिवार, ना मेरे रिश्तेदार, जो बहुत मेरे अपने लोग जिनकी हम चर्चा करते हैं कि ये आपके अपने हैं, आपके अड़ोस-पड़ोस के लोग, वो लोग जो बहुत प्यार से मुझसे बोलते थे कि अरे ये तो हमारी बच्ची है, बचपन में हमारी गोद में खेली है। ये सब जो बहुत करीबी लोग थे, सगे माँ-बाप भी, उनका भी नज़रिया उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक अपमानजनक हो चुका था। वो कहती हैं कि मेरे लिए घर में ही रहना, अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया था। मैं खाना खाती थी, खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरता था। मैं अपने माँ-बाप से बात करने लायक नहीं थी, मैं उनसे नज़रें मिलाने लायक नहीं थी और ऐसे वक़्त में एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता जिसने मुझे सपोर्ट करी। आज के वक़्त में जब किसी लड़की के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, बेशक आज भी बहुत दर्द क्रिएट होता है, लेकिन कम से कम इतनी अवेयरनेस तो है कि कुछ इसके लिए कदम उठाया जाए, साइबर क्राइम में जाया जाए या पुलिस में, कुछ गलत हुआ है। लेकिन उस वक़्त हालात बिल्कुल अलग थे। हालात इतने बदतर थे कि वो बहुत छोटी थी, वो भी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन ये जो हादसा हो गया, उसके बाद उनके माता-पिता के द्वारा बहुत ज़्यादा सोचा-समझा नहीं गया और बस यूँ ही से, जैसे ही कोई पहला लड़का मिले जो कि देखा जाए तो सूटेबल व्यक्ति भी नहीं था सपना जी के लिए, लेकिन बस यूँ ही जल्दी शादी कर देनी चाहिए। तो जल्द से जल्द
सपना जी की शादी कर दी गई एक ऐसे व्यक्ति से जो सही मायनों में उनके पार्टनर बनने के लायक नहीं थे। दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग था, आयु में बहुत अंतर था, पारिवारिक बैकग्राउंड में बहुत अंतर था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो कुल मिला के उनके लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई गई कि बस ये लड़की घर से बाहर जाए, निकले, इसने हमारा अपमान किया है। वो कहती हैं कि मुझे ये लगने लगा था कि क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और कभी मुझे ये लगता था कि कहीं ये जो दर्द है, इस दर्द से गुज़रते हुए मेरे माता-पिता आत्महत्या तो नहीं कर लेंगे, और अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या मैं इसके लिए ज़िम्मेवार होंगी कि मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट तो दे ही दिया था। तो कई बार ऐसा घर का बोझिल माहौल देखकर लगता था कि बस यदि मेरे माता-पिता ने सुसाइड कर लिया, तो वो मेरी वजह से होगा। तो मैं कहाँ जाऊँगी? किसे मुँह दिखाऊँगी? तो उस वक़्त जो भी जैसे भी हो रहा था, बस अपमान सहती जा रही थी, दर्द सहती जा रही थी, और जो जैसे कह रहा था कि कोई भी लड़का ढूँढ दिया गया, शादी कर लो, पढ़ाई छोड़ दो, वो सब उन्होंने किया। वो कहती है मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, और बस यूँ ही अपने सारे सपनों का गला घोंटते हुए शादी कर ली। वो कहती हैं आज तो इस घटना को लगभग 30 साल गुज़र चुके हैं। इतना सब होने के बावजूद भी, आज भी आज भी जब कभी मैं अपने मायके जाती हूँ, कभी तीज त्योहार पर बहुत कम जाती हूँ, लेकिन कभी यदि साल में 1 बार, 2 बार राखी या भैया दूज पर मेरे मायके जाना होता है, तो मेरे पाँव भारी हो जाते हैं। क्योंकि आज भी वही चेहरे, वही रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं। मेरे वही चाचा-ताऊ, मेरे वही अड़ोस-पड़ोस की आंटियाँ, वो सब लोग आज भी जब मुझसे बात करते हैं, जिस नज़र से मुझे देखते हैं, मैं अपने आप को अपमानित महसूस करती हूँ। तो मैं अब अपने मायके जाने की भी अनिच्छा ज़ाहिर करती हूँ, मैं वहाँ भी जाना नहीं चाहती। जबकि मेरी अंदर से बहुत इच्छा होती है, मैं एक बार फिर से वहाँ जाऊँ, कुछ दिन बिता के आऊँ, पर मैं नहीं जाती। यहाँ मैं सही मायनों में सपना जी के दर्द को बयाँ नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो खुद अपने शब्दों में बयाँ करती तो बात कुछ और होती, क्योंकि उनका दर्द, उनकी आवाज़, उनकी आँखों से बह रहा था। अब इतना बड़ा जो हादसा हुआ इनके जीवन में, इसके बाद सपना जी जो आज तक भी सँभल नहीं पाईं, आज तक भी वो कहती हैं मैं कई बार दर्द में जाती हूँ कि मैं तो भोली-भाली थी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, मेरा इस्तेमाल हो गया। कहाँ था भगवान कि एक सीधी-सी, सरल-सी इंसान का इस तरीके से अपमान हो रहा था। मेरे सारे सपने ख़त्म हो गए, मेरी एजुकेशन, मेरी मेरी इच्छाएँ, माता-पिता के लिए कुछ करने की इच्छा थी, उनसे तो नज़रें मिलाने लायक नहीं रही। ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, मुझे ये लगने लगा मेरे भैया जो अ, उसी स्थान पे रहेंगे, मैं तो फिर भी उस घर को छोड़ के चली जाऊँगी, लेकिन मेरे भैया, मेरे माता-पिता उसी स्थान पर रहेंगे। तो क्या जिस अपमान को मैं कभी-कभी वहाँ जाती हूँ और महसूस करती हूँ, वो तो उस अपमान को हर रोज़ महसूस करते होंगे, और ये सब कुछ मेरी वज़ह से होता होगा। अब आप सोचिए कि जब कोई लड़की इस हद तक सोच रही है, तो उसका हर पल, हर दिन, हर क्षण, 365 दिन, 24 आवर्स किस तरह के एक दर्द में, एक फ़ीलिंग में गुज़रते होंगे कि मैंने अपने ही माता-पिता को इतना बड़ा दर्द दे दिया। ऐसी एक फ़ीलिंग, मैंने उन्हें अपमानित कर दिया जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले। ये हालत चल रही थी सपना जी की। अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो सपना जी का रिज़ल्ट जो सामने आया पीएलआर में। क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखिए, जादुई कुछ नहीं होता है। ये नहीं होता कि ऐसे ही, यूँ ही एकदम आपने कोई कर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना और चीज़ें चमत्कारपूर्ण तरीके से घट जाएँगी। जहाँ पर भी आपको चमत्कार दिखाई दे रहा है ना, यकीन मानिए उस व्यक्ति ने कहीं कोई, अगर आपको कुछ पॉज़िटिव या नेगेटिव जिस भी वे में दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा अचानक से हो गया, उस व्यक्ति ने ज़रूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ उस चीज़ को हासिल करने के लिए लंबे वक़्त तक मेहनत करी है। तभी किसी के जीवन में कोई चमत्कार घटित हुआ है। अब जो निर्भया कांड हुआ वो भी इतना बड़ा हादसा था। लेकिन उस हादसे के बाद हमारे जो समाज का नज़र थी देखने की, चीज़ों को समझने की, इतने सारे और भी कई लड़कियों के साथ बहुत कुछ हुआ, एमएमएस कांड हुए, कितने हुए, उसके बाद चीज़ों में परिवर्तन आया, लोगों के नज़रिए में परिवर्तन आया जो कि बहुत ही धीमी गति से आया। पीएलआर में जो सपना जी को मैसेज मिले कि उनको कैसे और क्यों उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, अब उनको क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया? इस दर्द में उनको
कैसे बाहर निकलना चाहिए था और किस तरीके से अपने क्या उनको करना चाहिए था उस स्थिति में जबकि वो दर्द में जा रही थी। मैं जानता हूँ मुश्किल बहुत बड़ी थी, लेकिन जितनी बड़ी मुश्किल उतना बड़ा आत्मबल। तुम्हारी प्रतिक्रिया परिस्थितियाँ बदल सकती थी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए। बेशक राहें मुश्किल थी, लेकिन वो तुम्हारे ही द्वारा चुनी गई थी। तुम्हें इतिहास में दर्ज होना था। और भी बहुत कुछ है जो मार्गदर्शक द्वारा कहा गया, लेकिन अब जो उनके द्वारा कहा गया उसे मैं सरल शब्दों में एक सामान्य बातचीत में जो उन्होंने कहा मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि वो जो उनके द्वारा मैसेज दिया गया वो बहुत ही टुकड़े टुकड़े में था। अभी उतने स्पष्ट तरीके से अगर मैं एग्जैक्ट शब्द उनके इस्तेमाल करूँगी तो चीज़ उनका मैसेज क्लियर नहीं होगा। सपना जी के जीवन में जो इतना बड़ा हादसा घटित हुआ, यहाँ पर एक बात बोली मार्गदर्शक ने कि ये तुम्हारे द्वारा चुना गया था। यहाँ पर इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये घटना तो क्योंकि सपना जी के द्वारा चुनी गई थी इसलिए उस युवक ने थोड़े गलत किया, उसने कुछ गलत नहीं करा, क्यों ये तो उनके द्वारा चुनी गई थी। नहीं, ये सच नहीं है। उनके द्वारा इतिहास में परिवर्तन करना ये चुना गया था। इस बहुत बड़ी घटना से, बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी से गुजरकर बहुत बड़े आत्मबल का परिचय देते हुए पूरे समाज के लिए परिस्थितियों को परिवर्तित कर देना। जैसे एक एक मशाल जल जाती है ना, मशाल क्या, बहुत बड़ी अग्नि जल जाए जो सब कुछ परिवर्तित कर दे। ये करना था सपना जी ने। ये कार्य उस युवक द्वारा किया गया जो कि उसका स्वतंत्र कर्म था। यदि उसके द्वारा ना किया जाता तो परिस्थितियाँ कहीं और बनती, लेकिन वो व्यक्ति कसूरवार नहीं बनता। अब उस व्यक्ति के द्वारा गलत कर्म किया गया, इसलिए इस बात का कनेक्शन इस बात से हरगिज़ मत जोड़ दीजिएगा कि क्योंकि सपना जी ये लेसन था वो चूज़ करके आई थी तो इसलिए वो युवक आया और उनके जीवन में इस तरह की उथल-पुथल मचा के चला गया। वो युवक तो निर्दोष है क्योंकि वो तो कुदरत के नियम के अधीन आया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका स्वतंत्र कर्म था जिसका उसने बेइंतहा गलत तरीके से बहुत ही मिसयूज़ किया, अपराध किया। आज भी बहुत सारी लड़कियों के एमएमएस बनाए जाते हैं, लड़कों के भी बनाए जाते हैं। बल्कि आज के दौर में तो ये करना और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि किसी की भी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ हासिल कर लेना बहुत ही सरल कार्य है और एआई के माध्यम से या अन्य जो टूल्स हैं उनके माध्यम से उसको किसी भी गलत वीडियो के रूप में पेश कर देना बहुत ही सरल कार्य है। और ऐसा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हुआ है, तो एक सामान्य लड़की के साथ ऐसा हो जाना कौन-सी बड़ी बात है। सपना जी अगर उस वक़्त एक बोल्ड स्टेप उठाती, स्टैंड लेती, अपने मन को वो जो उन्होंने सरेंडर कर दिया ना सब चीज़ों के सामने, वो नहीं करती, तो आज के दौर में भी आज 30 साल बाद उनकी घटना को घटे 30 साल हो गया, आज भी जो विक्टिम ब्लेमिंग चलती है ना, आज भी जब किसी लड़की के साथ ये हो जाता है तो उसी को दोषी, उसी को अपमानित जो ठहराया जाता है ना, ये ख़त्म होता, ये ना होता। क्योंकि उस वक़्त, उस दौर में अगर सपना या सपना जैसी लड़कियाँ स्टैंड लेतीं, तो जिसके साथ अपराध हुआ है उसी को पनिश करना, ये जो एक भावनात्मक पनिशमेंट समाज और परिवार के द्वारा पता नहीं कितनी लड़कियों को दी गई और आज भी दी जाती है, वो ख़त्म होती। सपना जी को खड़ा होना था। इस बहुत मुश्किल कार्य के लिए तो बहुत मुश्किल ही स्टेप उठाना था, स्टैंड लेना था। लेकिन उन्होंने हार मान ली। वो अपने कंफर्ट ज़ोन को ब्रेक नहीं कर सकीं। वो चीज़ों का दबाव हैंडल नहीं कर सकीं और हर चीज़ के आगे सरेंडर करते हुए बस उन्होंने विवाह करना, कुछ भी जो हो रहा है बस उसके साथ बह जाना और जो करने वाला व्यक्ति था, उसके खिलाफ कुछ ना करते हुए खुद को ही कसूरवार मान लेना, जो कि निहायत गलत था। कसूरवार तो कोई और था, लेकिन वो खुद को ही कसूरवार मान के दर्द में चली गईं। ये सपना जी को नहीं करना था और अगर वो ऐसा नहीं करतीं, तो वो इतिहास लिख डालतीं। जैसे आज हम बहुत सारे लोग हैं ना, जिनका नाम लेके कहते हैं कि गलत के खिलाफ खड़े होके उन्होंने तो बस समाज का रुख ही बदल दिया, बिल्कुल, इतिहास को ही उलट-फेर के रख दिया। ऐसे सपना जी का नाम दर्ज होता। वो ये नहीं कर सकीं, कोई बात नहीं, होता है कई बार हम लोग अपने जो सोच के आते हैं, कुछ बहुत बड़े कार्य जब हम सोच के आते हैं तो नहीं भी होता है। अब सपना जी के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसके विषय में सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि समाज में आज भी ये सब होता है और आज भी
हम सब लोग ही तो हैं जो इस तरह के कोई एमएमएस कांड, कोई किसी की एआई द्वारा बनाई गई कोई इस तरह की वीडियो जब हमारे सामने आती है, तो हम बहुत आनंदित होकर उसे देखते हैं। पर चलिए देखिए, कम से कम उसे फॉरवर्ड मत कीजिए, उसे शेयर मत कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्योंकि आज के वक़्त में आपका कर्म इस सोशल मीडिया से भी जुड़ गया है। ऐसा नहीं है, जैसे पहले वक़्त में होता था कर्म सिर्फ़ हाथ से किया जा रहा है। फिर थोड़ी और इस विषय में समझ आई, नहीं वो दिमाग से भी किया जा रहा है, वो भावनाओं से भी किया जा रहा है। ये जो आपके हाथ में छोटा-सा फ़ोन है, इसके द्वारा भी किया जा रहा है। जब भी किसी व्यक्ति का सच्चा या झूठा, जैसा भी, जब इस तरह का कोई वीडियो आपके पास आता है, आप उसे देखते हैं, चलिए सामान्य व्यक्ति देखेगा, लेकिन जब आप उसे आगे शेयर नहीं करते हैं, वहीं का वहीं डिलीट कर देते हैं, ये जो छोटा-सा बहुत मामूली सा आपका कर्म है, ये भी परमात्मा के खाते में बहुत, बहुत, बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। आप भंडारा नहीं कर सकते ना, आप हज़ारों लोगों में खाना नहीं बाँट सकते, कपड़े नहीं बाँट सकते, मत बाँटिए। ये जो आप बाँटेंगे ना, जब भी किसी लड़की का या किसी का भी इस तरह का कोई वीडियो आपके सामने आता है, आपने देखा, डिलीट कर दिया। इतना सा भी कर्म आप कर देंगे या फिर अगर कर सकते हैं तो यूट्यूब पर ही एक छोटी-सी कंप्लेंट कर दी। यूट्यूब पर ही, कहीं नहीं गए, बिस्तर पर बैठे ही अपने, सोफ़े पर बैठे-बैठे ही। अगर इतना मामूली सा कर्म भी आप करते हैं ना, तो ये आपको वो जो 100 लोगों को आप भंडारा खिलाते हैं, वो जो आप 100 लोगों में कपड़े बाँटते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा पुण्य कर्म है। क्यों? क्योंकि आपने किसी व्यक्ति के अपमान करने के लिए नियत से जो चीज़ की गई थी, उस व्यक्ति की भावनाओं का उसके दर्द को समझा है, उसकी भावनाओं को समझा है और उस उसकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए जो चीज़ की गई, उसके उसके खिलाफ आप खड़े हुए हैं। आपने उस व्यक्ति का साथ दिया है और उस गलत जब आपने इसको डिलीट किया, तो जो लोग इसके ज़रिए धन कमाना चाहते हैं या इसके ज़रिए किसी को अपमानित करना चाहते हैं, आजकल तो बस फ़ेमस भी होना चाहते हैं, इसलिए भी बहुत सारे लोग देखते हैं आप लोग अक्सर जो इंटरव्यू को तोड़-मोड़ के पेश करना, शब्दों के साथ खेल जाना, ये सब भी बहुत। तो जब आप ऐसा करते हैं तो परमात्मा के खाते में आप अपना बहुत बड़ा पुण्य कर्म लिख रहे हैं, छोटा-सा नहीं लिख रहे हैं, बहुत बड़ा लिख रहे हैं। तो बस आप इतना सा भी कार्य कर देते हैं कि आप विक्टिम को ब्लेम नहीं करते, इस तरह की वीडियोज़ को आगे शेयर नहीं करते, तो ये भी आप हज़ारों लोगों को भंडारा खिलाने से जो दुआ आपको मिलेगी, उस दुआ के पात्र आप बन रहे हैं। और अगर कहीं आप एक स्टेप आगे जाकर जो करता-धरता है, जो इस तरह की चीज़ों को शोहरत या दौलत कुछ भी हासिल करने के लिए करते हैं, उनके खिलाफ भी अगर आप कहीं स्टैंड लेते हैं, तो फिर तो और भी ज़्यादा आप एक कदम आप और आगे बढ़ जाते हैं। सपना जी के साथ यही तो नहीं हुआ ना, इसीलिए तो एक महिला 30 सालों से कंटिन्यूअस दर्द में है। अब ये देखिए कि वो व्यक्ति जिसने ये करा, उसने कितना बड़ा एक बुरा कर्मों का अपना चक्र बना लिया कि अब चाहे उसे समाज से सज़ा मिले, चाहे ना मिले, कानून से मिले, ना मिले, वो तो चलो ठीक है, वो एक अलग पहलू है। वो भी होना चाहिए, लेकिन वो एक अलग पहलू है। लेकिन वो व्यक्ति अब कभी भी एक एक अगर इन्होंने 30 साल तक एक मानसिक पीड़ा को सहा और अब जाके उसे रिलीज़ किया है, तो वो 30 साल नहीं, हो सकता है वो 300 साल उस मानसिक पीड़ा को सहे, जो उसने गलत कार्य कर दिया है, क्योंकि भुगतना तो सबको है, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। सपना जी का केस तो यहीं समाप्त होता है और इस पीएलआर के बाद वो कम से कम इतना ज़रूर महसूस कर पाईं कि वो कसूरवार नहीं हैं। उन्हें गिल्ट और दर्द में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कसूरवार है तो वो युवक या स्वयं उनके माता-पिता या अड़ोस-पड़ोस के व्यक्ति जो एक विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हैं, उसी को और ज़्यादा दर्द दे रहे हैं। कसूरवार है तो वो, सपना जी नहीं। और अब जो आने वाला वक़्त है उसमें इस तरह के केस तो और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो चुकी है। लेकिन इस बात का मुझे यकीन है कि और 20 साल मतलब एक नई जनरेशन आने दीजिए और 20 साल बाद जब आज के बच्चे युवा होंगे, तब इन चीज़ों का कोई अर्थ, कोई मायने नहीं रह जाएगा। आज जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो लड़कियाँ, उनके परिवार के लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन आज से 20 साल बाद परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होंगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि तब तक हम लोगों का, नए जो जनरेशन आ रही है, उन लोगों का
इतना मानसिक रूप से वो इतने परिपक्व हो चुके होंगे छोटी सी आयु में कि वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये कितनी मूल्यहीन चीज़ है। इससे आप किसी का कुछ भी कैरेक्टर, उसकी नैतिकता को जज नहीं कर सकते। एक कार्य जो आप बंद कमरे के अंदर कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तभी इतनी जनसंख्या है हमारे देश की। तब तक तो वो हमें पवित्र लगता है, तब वो हमें गलत नहीं लगता। लेकिन जब उसी कार्य को कोई इस तरीके से तोड़-मरोड़ के कैसे भी फेक या असली या नकली जैसे भी वीडियोज़ बना के समाज में सबके सामने ले आता है, तब हमें ये बुरी लगने लगती है चीज़। तो ये भी हमारा एक तरह से दोगला व्यक्तित्व है कि खुद आप जिस चीज़ को बंद कमरे में करके जायज़ करार दे रहे हैं, वही चीज़ जब किसी और के द्वारा पब्लिकली कर दी गई है, समाज में फैला दी गई है, तब आप उसी कार्य के लिए उस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, भावनात्मक पीड़ा दे रहे हैं। सपना जी तो अपने इस मानसिक डर से बाहर निकल चुकी हैं। वो कहती हैं कि आज 30 साल बाद मुझे एक हल्कापन महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मनोबोझ लेकर मैं इन 30 सालों तक जी रही थी, वो उतरा है। और ये बोझ कोई शारीरिक तो था नहीं, लेकिन ये मन पे पड़ा बोझ था, जो 30 सालों से हटने का नाम नहीं ले रहा था, अब जाकर हटा है। और दुःख की बात तो ये है कि वो युवक जिसके द्वारा ये कार्य किया गया, वो आज भी वहीं रहता है और कानून द्वारा उसे कोई सज़ा नहीं मिली। और इन 30 सालों से जिसके साथ गलत हुआ यानी सपना जी, वही सज़ा को भोग रही थी, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, नैतिक और सामाजिक रूप से। नैतिक रूप से तो नहीं कहना चाहिए, सामाजिक रूप से, और समाज के एक दोगला-सा नैतिक नियम बनाया गया है, उसकी वजह से। आपके जीवन में भी अगर कोई सवाल है क्या, क्यों और कैसे, आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।